हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब इंटरस्टार्स। वेलकम 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 टू दिस रिवीजन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इजी है, बहुत ही स्कोरिंग है और एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स की वेटेज तो कम से कम रखता ही है। ये प्यारी रिवीजन में आपके बढ़िया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में रिवाइज हो जाएंगे। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दे ताकि बाकी इंटर स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। हियर द रिवीजन बिगिंस। हम रिवाइज करेंगे सर वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ आईसीएआई एंड वेरी इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक, जिसका नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर हमको ये चैप्टर पढ़ना ही क्यों है, ये टॉपिक हमको पढ़ना ही क्यों है? क्योंकि भाई एक बात याद रखना, वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड इज वर्क नॉट डन। ऑडिटर चाहे कितने ही प्रोसीजर कर ले, कितने ही एविडेंस इकट्ठे कर ले, अगर वो उनको डॉक्यूमेंट नहीं करता, अगर वो उनको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट नहीं करता, तो माना जाएगा उसने कोई काम नहीं कर रखा। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है? व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? तो जो आप ऑडिट की साइकिल पढ़ते हो ना मेरे साथ, ऑडिट प्रोसीजर किया, एविडेंस इकट्ठा किया, एविडेंस पे कंक्लूजन, उसी को जब आप रिकॉर्ड कर लेते हो, उसी को जब आप रिकॉर्ड करते हो तो उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नाम दे देते हैं। तो दिस इज अ रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड द कंक्लूजन रीच्ड। कई लोग इनको प्यार से वर्क पेपर और वर्किंग पेपर का नाम भी देते हैं। अब सवाल आता है सर इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? तो मैंने कहा इसमें इंक्लूड होता है आपका ऑडिट प्रोग्राम, जो भी आपने पिछले चैप्टर में मेरे साथ प्लानिंग में पढ़ा। फिर उसके साथ साथ एनालिसिस वगैरह। तो सपोज अगर मुझे डेटर की प्रोविजंस की टेस्टिंग करनी है तो मैं एजिंग एनालिसिस करता हूं, तो वो भी मेरी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेगा। फिर अगर मैंने कोई कंफर्मेशन लिया डेटर या क्रेडिटर के कंफर्म बैलेंस कंफर्म करने के लिए, तो वो भी मेरा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेगा। एंड इसी तरह ऑडिट प्रोग्राम का दूसरा नाम है चेकलिस्ट, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। एंड लास्ट में आ जाता है जो भी आपने डिस्कशंस कर रखी है ऑन सिग्निफिकेंट मैटर्स, जो हम सिग्निफिकेंट मैटर्स पढ़ते हैं इस चैप्टर में, उनको लेके जो भी आपकी डिस्कशंस है विद द मैनेजमेंट, दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। गॉट इट सर। प्लस अगर एंटिटी के आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स लिए कुछ चेकिंग वगैरह के लिए, तो वो भी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बन जाएगा। अब एक सवाल आता है क्या चीजें हैं जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं बनेंगी? तो मैंने कहा 3 चीजें हैं। 3 चीजें क्या क्या है सर? 3 चीजें बड़ी सिंपल है, या तो कोई गलती है, या फिर कुछ कमी है, या कुछ ज्यादा है। कम ऑन, या तो कोई गलती है, या फिर कुछ कमी है, या फिर कुछ ज्यादा है। सर गलती है मतलब अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिनके प्रीवियस कॉपीज है, उनमें आपने गलतियां थी, तो वो गलती वाले डॉक्यूमेंट्स अपनी डॉक्यूमेंटेशन में मत डालना। तो ये कह रहे डॉक्यूमेंट्स जहां पे प्रीवियस कॉपीज को अब आपने करेक्ट कर दिया है, जहां पे प्रीवियस कॉपीज को अब आपने करेक्ट कर दिया, तो उनकी जो एरर्स वाली कॉपी थी उनको मत रखना। एरर कौन कौन से हो सकते हैं? टाइपोग्राफिकल एरर हो सकते हैं, अदर टाइप ऑफ एरर्स हो सकते हैं। तो एरर वाले डॉक्यूमेंट्स हमारा पार्ट नहीं बनेंगे। सो डॉक्यूमेंट्स वेयर द प्रीवियस कॉपीज हैव बीन करेक्टेड फॉर टाइपोग्राफिकल और अदर एरर्स, दे विल नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है सर, ये तो हो गई गलतियां। अब मैंने कहा था या तो कुछ कमी है या फिर कुछ ज्यादा है। कमी है यानी जो सुपर सीडेड ड्राफ्ट है, जो सुपर सीडेड ड्राफ्ट है, यानी फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, इसमें कहा गया सर, वो कहा गया हमारा सुपर सीडेड ड्राफ्ट का एग्जाम्पल ये रहा सर। तो एक मैनेजमेंट ने क्या कर रखा था, ये कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर रखी थी। अब ना तो इन्होंने इसमें ये बताया कि कितने अमाउंट पे करना पड़ेगा, ना तो इन्होंने ये बताया कि जो लीगल डिस्प्यूट चल रहा है किस वजह से चल रहा है, तो काफी कमी है इसमें। तो हमने क्या किया, इस ड्राफ्ट को सुपरसीड करके एक नया ड्राफ्ट बनाया कंटिजेंट लायबिलिटी का, जिसमें हमने ये भी बताया कि ये केस क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। हो सकता है एंटिटी केस हार जाए, उसका एस्टिमेटेड लॉस क्या होगा, और हमने कितने की कंटिजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करी, एवरीथिंग हैज बीन प्रॉपर्ली कवर्ड। तो जब भी आप किसी ड्राफ्ट को सुपरसीड करके नया बना देते हो, तो ये जो सुपरसीडेड ड्राफ्ट है ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं बनेगा। इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो जो भी सुपरसीडेड ड्राफ्ट है ऑफ वर्क पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नोट्स विच रिफ्लेक्ट इनकम्प्लीट, कमी है उनमें, इनकम्प्लीट और प्रिलिमिनरी थिंकिंग, पुरानी थिंकिंग, तो उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सर इसमें कमी हो गई। ज्यादा क्या था, मैंने कहा एक ही डॉक्यूमेंट की 2 कॉपीज है, तो आप एक लगाओ ना, आप ओरिजिनल कॉपी लगाओ ना, उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्यों लगा रहे हो? तो अगर डॉक्यूमेंट की 2 कॉपीज यानी डुप्लीकेट्स वगैरह हैं, तो वो ज्यादा वाली चीज भी नहीं आएगी। तो सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखना, बड़ा सिंपल तरीका है इसको ध्यान रखने का। अगर कोई गलती है और अगर कमी है, अगर कुछ ज्यादा है। गलती का मतलब हो गया अगर एरर्स है जिनको आपने करेक्ट करके नया काम कर लिया है। दूसरा मैंने क्या कहा था, कमी है। कमी है मतलब ऐसे सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स ऑफ योर वर्क पेपर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नोट्स, ठीक है, जहां पे क्या है प्रिलिमिनरी थिंकिंग है या फिर इनकम्प्लीट है, तो वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड लास्ट में मैंने कहा था ज्यादा यानी डुप्लीकेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर डॉक्यूमेंटेशन। अब इसी के ऊपर हमने आपको क्वेश्चन कराया। सर कौन सा क्वेश्चन कराया? सर कौन सा क्वेश्चन कराया? तो मैंने कहा अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे आओ, अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे आओ, सो क्वेश्चन नंबर अगर आप देखोगे मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा था सर, एक ऑडिटर है,
एक ऑडिटर है और उसने जब वेरिफिकेशन करी तो उसने कई सारी ड्राफ्ट इन्वेंट्री शीट एक्यूमुलेट कर ली, इकट्ठी कर ली। साथ ही साथ इन ड्राफ्ट इन्वेंट्री शीट के बाद एक फाइनल इन्वेंट्री शीट भी प्रिपेयर हुई थी। अब इस नलायक ने क्या किया सर, इसने क्या किया, अपनी जो ऑडिट फाइल थी, इसमें ड्राफ्ट वाली चीजें भी रख ली, फाइनल वाली भी चीजें रख ली। अब लॉजिकली सोच के बताओ, जब फाइनल वाली चीज इसकी फाइल में है तो ड्राफ्ट वाले की जरूरत है क्या? नहीं सर। सो डू यू थिंक हिज अप्रोच इज करेक्ट? द आंसर इज नो। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप द ड्राफ्ट इन्वेंट्री शीट, ही शुड ओनली फोकस ऑन द फाइनल इन्वेंट्री शीट एंड इट इज नॉट करेक्ट। फिर आईसीए पूछता है विच पेपर और डॉक्यूमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो आपने वही 3 बातें जो भी बताई वो लिख के चलनी है। समझ गए सर? अब जब ये टॉपिक हो गया तो इसके बाद हमने क्या किया था सर, इसके बाद हम चले थे अगले टॉपिक पे जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर और नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सारे बच्चे एक बात बताओ, क्या ये 2 अलग टॉपिक है या सेम चीज अलग तरह से कह रखी है? सर सेम चीज अलग तरह से कह रखी है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर फॉर प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंटेशन, तो हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों प्रिपेयर करते हैं? सीधी भाषा में बोलूं, अपने लिए और दूसरों के लिए। अपने लिए और दूसरों के लिए। मैंने कहा अपने लिए क्यों? सर हमारे पास एक रिकॉर्ड हो जाता है जिसके बेसिस पे हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे सके। यानी इट इज अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड जिसके बेसिस पे हम अपनी रिपोर्ट दे पाते हैं। या गेटिंग द पॉइंट? यस सर। इसके अलावा दूसरे लोग अगर हम पे उंगली उठाते हैं कि तुमने ना अपना ऑडिट तमीज से नहीं किया, तो उनको बोल देना ये एविडेंस है हमारे पास दैट अवर ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसका सेकंड पार्ट तो सेम है जो ऊपर वाला था कि एविडेंस दैट ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड एज पर एसएस, बट जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसकी थोड़ी फ्रेमिंग बदलेंगे। ये भी एविडेंस से स्टार्ट होगा। एविडेंस किसका? फॉर द बेसिस। अब सर बेसिस फॉर, हम यहां पे ऑडिट रिपोर्ट की जगह लिखेंगे कंक्लूजन अबाउट अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। मैंने ऑडिट रिपोर्ट नहीं लिखा, मैंने लिखा कंक्लूजन अबाउट अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। एक ही तो बात है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट भी तो ये होता है कि रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। यो शुभम सर? यस सर। तो मैंने कहा जब रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाती है तो फिर हम अपना ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन को क्या करते हैं? रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट ही तो करते हैं। तो मैंने कहा बस ऑडिट रिपोर्ट की जगह बस इतना लिख देना, कंक्लूजन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो यहां आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर भी कंप्लीट होता है, नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमने क्या पढ़ा सर? अगला टॉपिक हमने पढ़ा यहां पे पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो आरटीपी में 21 में आईसीए ने पूछा हुआ है। तो आ जाओ इसको कवर करते हैं। पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? सारे बच्चे मेरे साथ फ्लो में चलना। सबसे पहला पर्पस तो ये है, आज की डॉक्यूमेंटेशन कल भी काम आएगी, यानी रिटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट, जो आपको लगता है आगे भी काम आ सकता है। ठीक है सर। अब जब आप करंट ऑडिट में आ गए, इट विल हेल्प यू इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग योर ऑडिट। यानी एज अ सीनियर मैं अपने जूनियर्स के साथ मिलके ऑडिट कर सकता हूं यूजिंग द पास्ट डॉक्यूमेंटेशन। मैं अपने जूनियर्स को बता सकता हूं तुमने ऐसे ऐसे काम करना है। ठीक है। सो इट हेल्प्स टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। अब परफॉर्म कौन करेगा? मेरा जूनियर करेगा। तो मैं उसको डीएसआर करूंगा। डीएसआर का मतलब है डायरेक्ट करूंगा, ऐसे करना। सुपरवाइज करूंगा कि वो प्रॉपर्ली अपना काम कर रहा है कि नहीं, और जब वो अपना काम कर लेगा तो मैं उसी डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करूंगा। ठीक है। सो परफॉर्मिंग द ऑडिट से कनेक्ट किया मेरा जूनियर। तो जब जूनियर काम करेगा तो हम करेंगे डीएसआर। डीएसआर मतलब डायरेक्ट, सुपरवाइज द वर्क एंड रिव्यू द डॉक्यूमेंटेशन। अब मुझे रिव्यू के 2 एग्जांपल बता दो। तो ये कहता है कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एज पर SQC1, जिसमें हमने EQCR की बात की थी फॉर लिस्टेड एंटिटीज। यस सर। इसी तरह ये कह रहा है एक्सटर्नल इंस्पेक्शन एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल NFRA। तो जो NFRA वो भी एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस कर सकता है एज पर सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो एक बार अगर आप मेरे साथ मिलके पूरा का पूरा फ्लो साथ में रिकॉल कर लो तो मजा आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या था? रिटेनिंग फॉर द फ्यूचर। जो डॉक्यूमेंट्स है आप उनको फ्यूचर के लिए रिटेन कर सकते हो जिनका कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस है। फिर फ्यूचर में इट हेल्प्स टू प्लान एंड परफॉर्म। जो परफॉर्म करेगा हम उसको करेंगे डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू। फिर रिव्यू के 2 एग्जांपल ध्यान रखना, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। और लास्ट में जो बंदा काम कर रहा है ही इज अकाउंटेबल फॉर द वर्क। क्लियर है पॉइंट्स? क्लियर है सर। अब इसके बाद हमारा एक आईसीए का एग्जांपल दे रखा है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो हमारा नया टीम मेंबर आया ऑडिट टीम में, इसका ये मानना है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डजंट हेल्प इन प्लानिंग द ऑडिट। क्या ये प्लान करने में हेल्प करता है? यस सर, ये हेल्प करता है ताकि ऑडिट एक मोर इफेक्टिव वे में हो जाए।
इज एवरीथिंग टिल हियर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताओ, क्या यहां तक सारी की सारी बातें क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसके बाद हम कहां चले? अब इसके बाद हम कहां चले सर? अगले टॉपिक पे चले, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अगर मैं बात करूं फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट, पहला सवाल जो आईसी आपसे पूछ सकता है 3 नंबर में, सर वो क्या है? What should the experienced auditor, जिसका ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है, अंडरस्टैंड फ्रॉम द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? तो मैंने कहा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से सामने वाला वही समझेगा ना जो आपने डॉक्यूमेंट कर रखा है। क्या डॉक्यूमेंट कर रखा है? प्रोसीजर्स, एविडेंस एंड कंक्लूजन। तो यही 3 चीजें सामने वाला समझेगा। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म, उन प्रोसीजर्स के क्या रिजल्ट थे, आपने क्या एविडेंस ऑब्टेन किए, एंड द कंक्लूजन रीच्ड। इसी के साथ साथ आपने 2 प्यारी प्यारी बातें डॉक्यूमेंट और करनी है सर। क्या? सिग्निफिकेंट मैटर्स और सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। अब इनके क्या एग्जांपल्स होते हैं हम आगे इस रिवीजन में कवर करेंगे, ठीक है सर। अगली चीज जो आपको डॉक्यूमेंट करनी है, जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर है, उसमें क्या रिकॉर्ड करोगे सर? 3 चीजें। क्या? सबसे पहले बताओ क्या चेक किया, यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम्स टेस्टेड। आइडेंटिफाइंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम टेस्टेड मतलब सपोज अगर मैंने पीपी चेक किया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उसके आपने कौन सी 4 असर्शंस चेक करी? ERCV, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड राइट, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। तो वो आपने डॉक्यूमेंट करना है। प्लस आपने डॉक्यूमेंट करना है हु। जल्दी से बताओ हु का क्या मतलब था? हु लेट द डॉग्स आउट। हु का मतलब है who performed the work and the date the work was completed। फिर आप who में डालोगे who reviewed the work and the date when the review was completed। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। अच्छा, जब आपने ये सब चीजें कर ली, इसके बाद हमने कौन सा टॉपिक किया था? मैंने कहा ये वाले टॉपिक के बाद मैंने आपको बोला था जो भी डिस्कशंस हो सिग्निफिकेंट मैटर्स पे, उस पे आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ेंगी 3 चीजें। सर 3 चीजें क्या थी? एक तो सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस्ड, फिर आपने ये कब डिस्कस किया, किसके साथ डिस्कस किया। कम ऑन, सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस्ड, आपने ये कब डिस्कस किया, किसके साथ डिस्कस किया, इसको डॉक्यूमेंट करके चलना। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ सर एक बात बताओ, इसके ऊपर भी आपके टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में एक क्वेश्चन दे रखा है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, फटाफट आ जाओ, इसको भी साथ साथ कवर करते हैं। ये कहता है ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ अ कंपनी एक इशू आया। सर इशू किसको लेके? ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन द रीस्ट्रक्चर्ड लोन। कंपनी ने कुछ लोन्स रीस्ट्रक्चर कराया मतलब इन्होंने बोला होगा हम बाद में पे कर देंगे, ठीक है। अब इन रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स की इंटरेस्ट कॉस्ट को कैसे ट्रीट करना है ये समझ में नहीं आ रहा। दिस इंपॉर्टेंट मैटर वॉज डिस्कस्ड विद द CFO ऑफ द कंपनी, ठीक है सर, एंड इट वॉज प्रॉपरली रिजॉल्व। क्या ऑडिटर को इसको अपने वर्किंग पेपर में इंक्लूड करने की नीड है? जल्दी से बताओ कौन से टॉपिक की फील आ रही है? सर इससे वही टॉपिक की फील आ रही है, सिग्निफिकेंट मैटर। तो जब भी ऐसा कोई सिग्निफिकेंट मैटर है जिसके बारे में आपने डिस्कशन करी तो आप 3 चीजें डॉक्यूमेंट करोगे। सर क्या? नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस्ड, व्हेन एंड विद हुम इट वाज डिस्कस्ड। बात समझ आ रही है? आ रही है सर। फिर आपने फैक्ट्स ऑफ द केस बताना है कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट मैटर था रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, जिसके बारे में हमने CFO वगैरह से डिस्कस किया, ठीक है सर। ऑल्दो ये रिजॉल्व हो चुका है, स्टिल इट इज नेसेसरी टू डॉक्यूमेंट द सेम। तो हो सकता है ऐसे बोल दे अगर ये मैटर रिजॉल्व हो जाए तो क्या फिर भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा? बोलना हाँ, फिर भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो यहां पे हमारी सारी की सारी चीजें कवर हो जाती हैं। प्लस अगर आपको कोई भी इनकंसिस्टेंसी मिलती है इन एनी सिग्निफिकेंट मैटर, तो कैसे आपने उस इनकंसिस्टेंसी को एड्रेस किया, क्या प्रोसीजर करे, वो भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अब सर ब्रेक से जस्ट पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मुझे बताओ इन तीनों चीजों में से कौन से 2 हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट है टू रिकॉल द पॉइंट्स? बताओ। सर फॉर्म को भूल जाओ, कंटेंट और एक्सटेंट से हमारे पॉइंट्स निकल आएंगे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट की। अगर मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट में 3 चीजें आती हैं। अगेन प्रोसीजर्स, एविडेंस एंड कंक्लूजन। चाहे कंक्लूजन मिला हो या ना मिला हो। अगर मैं प्रोसीजर्स की बात करूं तो सिंपल पॉइंट है नेचर ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म। ये प्रोसीजर हम हमेशा किसके बेसिस पे करते हैं? ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड।
ठीक है सर। प्रोसीजर करके मिला एविडेंस, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ एविडेंस ऑब्टेन। फिर मिला कंक्लूजन। तो मैं कहता हूं चाहे कंक्लूजन मिला हो या ना मिला हो, चुपचाप डॉक्यूमेंट करना। सो द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन। और अगर आपको लगता है आपके वर्क परफॉर्म्ड या एविडेंस से आपको कंक्लूजन नहीं मिल रहा, कंक्लूजन इज नॉट डिटर्मिनेबल फ्रॉम द वर्क परफॉर्म्ड और एविडेंस ऑब्टेन, तो वो भी आप डॉक्यूमेंट करके चलोगे। इसका एग्जाम्पल क्या लिया था? मैंने कहा सिंपल सी बात है, अगर मैं एंटिटी के इन्वेंट्री काउंट को ऑब्जर्व करने नहीं जा पा रहा, तो मुझे इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस पे कंक्लूजन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फॉर्म हमारे कंटेंट वाले 3 पॉइंट हो गए। अब आते हैं एक्सटेंट वाले तीनों पॉइंट। बहुत ही सिंपल है। साइको एंटिटी का मतलब है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अगर साइज कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, ज्यादा प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे और ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा, तो एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाएगी। अब सर साइको एंटिटी में गलती होने के चांसेस भी ज्यादा है, यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगी, तो अगेन ज्यादा प्रोसीजर करने पड़ेंगे, ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगी। एंड लास्ट में मिसस्टेटमेंट का दूसरा भाई कौन सा है जो आज हमने पढ़ा? एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड। तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड। एक्सेप्शन का क्या मतलब है? अगर एंटिटी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स और कंफर्मेशन मैच नहीं कर रहे, देयर इज अ डिफरेंस, तो इसको हम एक्सेप्शन का नाम देते हैं। क्लियर है पॉइंट्स? क्लियर है सर। तो इस तरह से आप इनको बाइफरकेट करके इजीली कवर कर सकते हो। अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, एमटीपी May 24, आरटीपी November 18। देन द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। सारे बच्चे एक बात बताओ, आईसीआई बोलेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स, हम क्या सुनेंगे? सर हम सुनेंगे इन मैटर से ऑडिटर को लगता है सिग्निफिकेंट डर। सिग्निफिकेंट डर का क्या मतलब है? सबसे पहले डी फॉर डिफिकल्टी। तो अगर ऐसा कोई एरिया जहां पे ऑडिटर को सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आई है इन परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, तो वो एक सिग्निफिकेंट मैटर बन जाएगा। इसी तरह ए का मतलब है ऑडिट प्रोसीजर। ऐसे ऑडिट प्रोसीजर जिससे ऑडिटर को लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी मटेरियली मिसस्टेटेड, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है दैट इज हाई, और अगर गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे तो ऑडिटर को टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। मुझे बताओ टेस्टिंग का दूसरा नाम क्या है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का दूसरा नाम क्या है? AR स्क्वायर। AR स्क्वायर का मतलब है ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। तो सर डिफिकल्टी हो गया, ऑडिट प्रोसीजर हो गया, आर क्या है? मैंने कहा आर का मतलब है सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर कोई ऐसा एरिया जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क है, मुझे बताओ सिग्निफिकेंट रिस्क के एग्जांपल क्या क्या पढ़ा है? मुझे बताओ सिग्निफिकेंट रिस्क के एग्जांपल क्या क्या पढ़ा है? सर आपने सिग्निफिकेंट रिस्क में बताया जब भी देयर विल बी अ कॉम्प्लेक्स फ्रॉड, जहां भी कॉम्प्लेक्स फ्रॉड होगा गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। जहां भी देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, वहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क है। फ्रॉड किसके साथ होता है जनरली? आर फॉर related party, involves a significant transaction with the related party। और बताओ, मैंने कहा रिलेटेड पार्टी के साथ भी जो ट्रांजैक्शन होती है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सर ओ फॉर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यू फॉर अनयूजुअल नेचर, एंड डी का मतलब था जहां भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट का मतलब है इकोनॉमिक, अकाउंटिंग और अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, तो वहां गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। एंड लास्ट में मैंने बोला डी फॉर डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी। डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी किसमें? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में हैविंग वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल हमने 2 केस कंसीडर किए, मुझे बताओ दोनों में से किस केस में वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी है? मैनेजमेंट प्रोविजन बनाना चाहता है पेनल्टी का। केस नंबर 1 में ये जो पेनल्टी है 5,000 से 15,000 हो सकती है, इन्होंने प्रोविजन बनाया 10,000 का। ठीक है सर। केस 2 में पेनल्टी 5,000 से 5 लाख हो सकती है, इन्होंने प्रोविजन बनाया 2.5 लाख का। किस केस में अनसर्टेनिटी ज्यादा है? किस केस में मैनेजमेंट के गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं? सर केस नंबर 2 में, क्योंकि अगर यहां पे एक्चुअल पेनल्टी 10,000 की आई तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी, तो यहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल बी मोर। तो मैंने कहा कॉन्सेप्ट समझने के बाद बस आपने 5 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सिग्निफिकेंट रिस्क एग्जांपल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, एफ फॉर फ्रॉड, आर फॉर रिलेटेड पार्टी, इसके साथ जो ट्रांजैक्शन होती है आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अनयूजुअल नेचर, और डी से डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। ठीक है बॉस? ठीक है सर। तो यहां आपके सिग्निफिकेंट रिस्क के पॉइंट्स भी कवर हो गए। और लास्ट वाला पॉइंट क्या था? आर से सर ऐसी रिपोर्ट जहां पे मॉडिफाइड ओपिनियन है या फिर ईओएम पैरा इज इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये आपने 4 बातें ध्यान रखनी है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, ऑडिट प्रोसीजर जिससे लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, फिर आर का मतलब था सिग्निफिकेंट रिस्क, और लास्ट में आर का मतलब है रिपोर्ट जिसमें मॉडिफाइड ओपिनियन है या फिर देयर इज अ ईओएम और ओम पैरा। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। स्टार्ट करते हैं सेकंड सेशन ऑफ योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आज हमने सबसे पहले क्या किया?
सर जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था क्या, सिग्निफिकेंट मैटर्स, राइट, उसको हमने रिवाइज किया कि क्या क्या एग्जांपल थे सिग्निफिकेंट मैटर के। तो मैंने कहा सिग्निफिकेंट मैटर वो है जिससे ऑडिटर को क्या लगता है, सिग्निफिकेंट डर। सिग्निफिकेंट डर का मतलब है जो मैटर्स क्रिएट करते हैं ऑडिटर के लिए सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर। ए का मतलब क्या था सर, ऐसे ऑडिट प्रोसीजर, ऐसे ऑडिट प्रोसीजर जिससे हमको कहीं ना कहीं फील आ रही है यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, या फिर रिस्क को रिवाइज करना पड़ रहा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ रही है। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ेगी तो फिर हमारी टेस्टिंग भी बढ़ेगी, यानी ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। इसके बाद मैंने कहा र का क्या मतलब है, सिग्निफिकेंट रिस्क, कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट रिस्क आ जाएगी। और लास्ट में मैंने बोला था ऐसी रिपोर्ट, ऐसी ऑडिट रिपोर्ट जिसमें क्या है, डाकू। डाकू का मतलब है डिस्क्लेमर, एडवर्स या क्वालिफाइड ओपिनियन यानी मॉडिफाइड ओपिनियन है, या फिर आपने उसमें ईओएम पैरा डाल रखा है। बात समझ आ रही है? आ रही है सर। अब सर एक बात बताओ, हम ये जो सिग्निफिकेंट मैटर्स डॉक्यूमेंट करेंगे, हम ये जो सिग्निफिकेंट मैटर्स डॉक्यूमेंट करेंगे, इसका फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट, इसका फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट किस पे डिपेंड करेगा? तो मैंने कहा जो फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट है ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन सिग्निफिकेंट मैटर्स, इट डिपेंड्स ऑन प्रोफेशनल जजमेंट इन परफॉर्मिंग द वर्क। जो आपकी प्रोफेशनल जजमेंट लगी है इन डीलिंग विद द सिग्निफिकेंट मैटर्स, वही आपकी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेगी। अब सर एक बात बताओ, हमारी जो ये डॉक्यूमेंटेशन है ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट, इसमें हम एक्सप्लेन क्या करेंगे, कैसे आपने कंक्लूड किया, कैसे आपने डील किया विद द सिग्निफिकेंट मैटर। इसमें कौन ही इंटरेस्टेड है, इसमें कौन ही इंटरेस्टेड है? मैंने कहा नहीं, दो लोग इंटरेस्ट है। दीज थिंग्स आर ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक तो वो बंदा जो आपका काम रिव्यू कर रहा है, जो रिव्यू कर रहा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, उसको कहीं ना कहीं जानना है आपने सिग्निफिकेंट मैटर से कैसे डील किया, ठीक है सर। साथ ही साथ जो अगली बार ऑडिट करने आएगा, जो अगली बार ऑडिट करने आएगा, उसको भी इन चीजों में दिलचस्पी है। सो दोज डूइंग द सब्सिक्वेंट ऑडिट व्हेन रिव्यूइंग द मैटर ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, they are also interested in this matter. For example, retrospective review of accounting estimate. रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट। रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू का क्या मतलब है? लेट से आपने इस बार ऑडिट किया फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, ठीक है सर। अब 31 मार्च 24 को एंटिटी ने कोई प्रोविजन बना रखा था, लेट से फॉर एनी पेनल्टी 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख का प्रोविजन था, ठीक है सर। अब सर जो ये प्रोविजन बना रखा है इस ईयर एंड पे 31 मार्च 24 पे, मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो अगला साल था, वहां कंपनी पे पेनल्टी लग गई 3 लाख रुपए की, ठीक है सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो इस साल में ऑडिटर होगा, जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होगा, ये कहीं ना कहीं इस 3 लाख की पेनल्टी का रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू कर पाएगा, ये देख पाएगा कि इस पेनल्टी के लिए मैनेजमेंट ने पहले क्या प्रोविजन बनाया था। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? हाँ सर। तो बस आपने ध्यान रखना है, इसमें इंटरेस्टेड कौन है, इस साल का रिव्यूअर और अगले साल का ऑडिटर, यानी दोज डूइंग द सब्सिक्वेंट ऑडिट दे कैन review the matters of continuing significance, example retrospective review of accounting estimate. You got the point or not? Yes sir. तो हमने इसी के ऊपर एक बढ़िया वाला क्वेश्चन भी किया था सर। कौन सा क्वेश्चन किया था? सिग्निफिकेंट मैटर्स। जो सिग्निफिकेंट मैटर्स वाला क्वेश्चन है उसी में आपने इसके साथ डील करना है सर। कब? आरटीपी सितंबर 24 में आईसीए ने क्वेश्चन पूछा था, सारे बच्चे क्वेश्चन मेरे साथ रीड करेंगे, ठीक है। ये कहता है इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट किसका, ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर इज प्रोफेशनल जजमेंट। तो बेसिकली ये कह रहा है जो भी आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करोगे सिग्निफिकेंट मैटर की, वो किस पे डिपेंड करती है? ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पे। तो कहता है इसको एक्सप्लेन करो विद द एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने ऐसे का नाम लिखा, ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है सर। फिर आपने सिग्निफिकेंट मैटर्स के एग्जाम्पल लिख दिए, इजी, सिग्निफिकेंट, डर। फिर आपकी जो मैंने 3 लाइनें लिखवाई है ना सर, 3 लाइनें क्या लिखाई हैं कि सबसे पहले जो फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट होता है डॉक्यूमेंटेशन का, वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोफेशनल जजमेंट पे। अब ये जो प्रोफेशनल जजमेंट की आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, इसमें आप बताओगे आपने कैसे कंक्लूड किया। इसमें इंटरेस्टेड कौन है? इंटरेस्टेड है वो बंदा जो इस साल रिव्यू कर रहा है डॉक्यूमेंटेशन के, प्लस जो अगले ऑडिट में रिव्यू करेगा मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, एग्जाम्पल रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट। डन 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 सर। अब इसके बाद हमने अगला टॉपिक किया सर। अगला टॉपिक क्या था? अगला टॉपिक कहता है कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगती है। पहले हमने बात करी सिग्निफिकेंट मैटर्स की, अब मैं कह रहा हूं कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे क्या लगती है? सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। तो एग्जाम्पल दो कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेज है जहां पे सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट लगती है। तो सारे बच्चों ने कहा सर 3 केसेस है।
3 केसेस है जहां पे आपको सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट लगती है, उसमें आप क्या डॉक्यूमेंट करोगे, आपको बताना है बेसिस। किस बेसिस पे आपने कंक्लूड करी 3 चीजें। पहली चीज, जब भी किसी ऐसे इसमें लिखा हो ना कि ऑडिटर शेल कंसीडर सर्टेन फैक्टर, हाँ, तो कैसे आपने उन फैक्टर्स के बेसिस पे कंक्लूजन निकाला वो डॉक्यूमेंट करो, ठीक है सर। दूसरी बात, अगर आप कोई सब्जेक्टिव जजमेंट चेक कर रहे हो मैनेजमेंट की, ठीक है, और आपको देखना है वो सब्जेक्टिव जजमेंट, एग्जाम्पल अकाउंटिंग एस्टीमेट, रीजनेबल है कि नहीं, तो ये देखने के लिए किस बेसिस पे आपने कंक्लूड किया कि जो मैनेजमेंट की सब्जेक्टिव जजमेंट है वो रीजनेबल है, या जो मैनेजमेंट का अकाउंटिंग एस्टीमेट है वो रीजनेबल है, तो वो बेसिस आपने डॉक्यूमेंट करना है। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट ने एक अकाउंटिंग एस्टीमेट बना रखा है प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, तो आपको डॉक्यूमेंट क्या करना है, किस बेसिस पे आपने चेक किया कि जो मैनेजमेंट का प्रोविजन है ये रीजनेबल है या नहीं। तो हम क्या जनरली डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि लॉयर से कंफर्मेशन ली, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स देखे, तो ये हमारा बेसिस था, इसको डॉक्यूमेंट करेंगे। तो बेसिस फॉर द ऑडिटर्स कंक्लूजन ऑन रीजनेबलनेस ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट, जो भी एरियाज में सब्जेक्टिव जजमेंट है, एग्जाम्पल अकाउंटिंग एस्टीमेट। एंड लास्ट में आता है किस बेसिस पे आपने कंक्लूड किया कि जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक है। सर हमें डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी चेक कैसे करनी थी, इन्वेस्टिगेशन करके। जब आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन करी होगी, क्या इन्वेस्टिगेशन करी होगी, किसी एक्सपर्ट की मदद ली होगी, या फिर अगर आपको लग रहा था इनकी सेल्स में कोई दिक्कत है तो आपने डेटर से कंफर्मेशन ली होगी, तो आपने कोई एक्सपर्ट और कंफर्मेशन करी होगी। क्यों करा ये सब, क्योंकि आपको शक था, देयर वर सर्टेन डाउटफुल कंडीशन। तो यहां पे यही 3 चीजें आप डॉक्यूमेंट करोगे, किस बेसिस पे ऑडिटर ने ये तीनों चीजें कंक्लूड करी। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर, सारे के तीनों कॉन्सेप्ट समझ गए। बस दिक्कत कहां आएगी सर, एग्जाम में ये तीनों पॉइंट्स रिकॉल करने में। तो मैं आपके लिए इसको आसान बना देता हूं। ऑटो वाला आया जल्द से भाड़ा निकाल, ऑटो वाला आया जल्दी भाड़ा निकाल। तो मुझे बताओ, सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट रियल लाइफ में कहां से लगती है सर? ऑटो में लगती है। जब हम ऑटो का भाड़ा एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि मुझे कांदीवली से बोरीवली जाना है तो कितना भाड़ा लगेगा, मुझे करोल बाग से लक्ष्मी नगर जाना है तो कितना भाड़ा लगेगा, ठीक है, यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो मैंने कहा सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट है ऑटो के फेयर में। ऑटो के फेयर का क्या मतलब है? ऑट से बना ऑथेंटिसिटी। सो बेसिस फॉर द ऑडिटर्स कंक्लूजन अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, जहां आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी। क्यों? बिकॉज देयर वर डाउटफुल कंडीशन। गॉट इट सर। उसके बाद मैंने बोला फेयर का क्या मतलब है? एफए का मतलब है फैक्टर। जब भी कोई रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करती है ऑडिटर शैल कंसीडर सर्टेन फैक्टर। इजी सर। और आरई का मतलब था रीजनेबलनेस ऑफ द एरियाज ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट। कौन से एरिया में सब्जेक्टिव जजमेंट लगती है? अकाउंटिंग एस्टीमेट में। तो कैसे आपको पता चला वो रीजनेबल है, वो भी आप डॉक्यूमेंट करके चलोगे। कॉन्सेप्ट भी समझ गए, लर्निंग भी हो गई। दैट इज द पावर ऑफ लर्न विद फन। तो यहां हमारा ये वाला टॉपिक भी कवर हो गया। और अगर आप इसका क्वेश्चन देखो ना, तो उसकी फ्रेमिंग भी ऐसी ही बैठती है। सर क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या है? एग्जाम्पल बताओ। अब एग्जाम्पल किसके पूछ रहा है? सिग्निफिकेंट मैटर के। मैंने कहा नहीं, आपने बताने कहां डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी है फॉर द यूज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, एंड दैट प्रोफेशनल जजमेंट इज सिग्निफिकेंट। तो मैंने दोनों को मिलाया तो बन गया सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। तो ऑटो के फेयर वाले 3 पॉइंट आ जाएंगे। गॉट इट सर। अब इसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा, कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। अब यार आप मेमोरेंडम बोल दो, आप समरी बोल दो, एक ही बात है। और समरी हमेशा कब बनाई जाती है? टॉपिक के एंड में हम समरी बना के चलते। तो ऐसे ही ऑडिट के एंड में हम समरी बनाते हैं, यानी जब ऑडिट कंप्लीट होने वाला है तभी कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी बनाई जाती है। अब सवाल आता है, सर ये डिस्क्राइब क्या करेगी? जो ऊपर टॉपिक पढ़ा है उसी को डिस्क्राइब करती है। यानी आप हमेशा समरी में सिर्फ सिग्निफिकेंट चीजें डालते हो, नॉर्मल चीजें डालते ही नहीं। तो ये कहता है सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड एंड हाउ डिड द ऑडिटर डील विद इट। ऑडिटर ने उसको कैसे एड्रेस किया वो भी बताएगा। अब सर एक बात बताओ, इसका बेनिफिट क्या है? मैंने कहा 2 लोगों को बेनिफिट होगा। क्या? एक तो रिव्यूअर के लिए बेनिफिट है, एक ऑडिटर के लिए बेनिफिट है। रिव्यूअर के लिए ये बेनिफिट है कि भाई कहीं ना कहीं वो फोकस कर पाएगा सिग्निफिकेंट मैटर्स पे, तो सिग्निफिकेंट मैटर्स नहीं छूटेंगे, उन पे प्रॉपर काम हो पाएगा। तो जो रिव्यूअर का काम है ना चीजों को ठीक से रिव्यू करना, वो हो जाएगा, यानी इट विल बी इफेक्टिव रिव्यू। सेकंड थिंग, अगर मैं सिग्निफिकेंट मैटर्स पे फोकस करूंगा, बेकार की चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो मेरा रिव्यू एफिशिएंट भी होगा। यस सर। तो इट विल फैसिलिटेट अ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। और मुझे बताओ, हम इतने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में सोच क्यों रहे हैं? क्योंकि सर ये एंटिटी बड़ी है। इट इज फॉर अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। सेकंड थिंग, जो हमारा ऑडिटर है
वो खुद भी देख पाएगा कि उसने सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स को कंसीडर कर लिया। क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी सिग्निफिकेंट मैटर के चलते वो हो सकता है किसी ऐसे का ऑब्जेक्टिव ही ना अचीव कर पाए, और अगर एक भी ऐसे का ऑब्जेक्टिव रह गया ना तो फिर वो जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑफ अ ऑडिटर एज पर ऐसे 200 वो अचीव नहीं हो पाएगा। सो हेल्प्स द ऑडिटर टू नो इफ एनी एसेज ऑब्जेक्टिव वाज नॉट अचीव्ड, प्रिवेंटिंग हिम टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो यहां पे हमारा कंप्लीशन मेमोरेंडम वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगर आप इसका क्वेश्चन देखो, कहां गया बदमाश, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। तो या तो आई से आपसे इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंप्लीशन मेमोरेंडम विद इंपॉर्टेंस, तो ये तो मजे आ जाएंगे। बट मजा तो तब आएगा जब ये आपको एक लाइन उठा के दे दे और फिर आप पहचानो और एक्सप्लेन करके आओ। तो देखो क्या कहता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट। तो ये क्या है समरी? ये समरी वाला ही टॉपिक है। समरी वाला टॉपिक यानी आप इसमें बात करोगे कंप्लीशन मेमोरेंडम या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, और जो पूरा टॉपिक बताया उसमें लिखना है पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद इसके क्या बेनिफिट्स हैं रिव्यूअर के लिए और ऑडिटर के लिए। डील डन? डील डन सर। अब बताओ मालिक हमने क्या किया था। इसके बाद हमने क्या किया था सर? इसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये मैंने नहीं पढ़ाया, आप ही ने मुझे बताया था, आप ही ने मुझे टॉपिक सिखाया था। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ तुम लोगों ने तो सिखाया कि जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है कब करनी चाहिए, प्रोसीजर्स के साथ साथ करनी चाहिए या जब ऑडिट रिपोर्ट साइन हो जाए उसके कुछ 4-5 महीने निकल जाए उसके बाद करनी चाहिए। सर जैसे जैसे प्रोसीजर करते जा रहे हो, जैसे जैसे एविडेंस इकट्ठा करते जा रहे हो, साथ साथ करते चलो, आप साथ साथ इसको करते चलो। यानी इट शुड बी डन ऑन अ टाइमली बेसिस। इससे क्या होगा ना, प्रॉपरली जो वर्क किया वो डॉक्यूमेंट होगा, क्वालिटी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं क्वालिटी बढ़ेगी, और आपका जो एविडेंस और कंक्लूजन आपने इकट्ठा किया है उसको भी अच्छे से रिव्यू कर पाएंगे। इफेक्टिव रिव्यू और इवैल्यूएशन ऑफ द एविडेंस एंड कंक्लूजन बिफोर ऑडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज्ड। ठीक है, तो क्वालिटी कैसे बढ़ती है? क्योंकि अच्छा रिव्यू हो जाता है। अगर कोई कमी पेशी होगी तो रिव्यूअर बोलेगा ना जाके ये भी लेके आओ, ठीक है, कुछ कमी रह गई तो रिव्यूअर बोलेगा वो भी लेके आ जाओ। तो कह रहा है इफेक्टिव रिव्यू एंड इवैल्यूएशन बाय द रिव्यूअर बिफोर द रिपोर्ट इज फाइनलाइज्ड। सर अगर नहीं करे तो, अगर हम बाद में करें तो फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ये कहता है डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर द वर्क परफॉर्म्ड इज लेस एक्यूरेट, क्योंकि आप कई चीजें तो भूल चुके होंगे कि आपने क्या क्या इकट्ठा किया था, कैसे कैसे चीजें चेक की थी। सो इफ यू आर डूइंग इट आफ्टर द वर्क परफॉर्म इट विल बी लेस एक्यूरेट देन द एविडेंस विच इज डॉक्यूमेंटेड एट द टाइम द वर्क इज परफॉर्म। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे दैट वी स्टडीड इन दिस essay 230 डॉक्यूमेंटेशन वाज ऑडिट फाइल। सर ऑडिट फाइल क्या होता है? इकट्ठा करना। जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन आपने बनाई है इन सबको इकट्ठा करके एक फोल्डर में डाल देना या एक फाइल में डाल देना। अब ये जो फाइल और फोल्डर है ये इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। तो वन और मोर फोल्डर और स्टोरेज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल, जिसके अंदर क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपने रिकॉर्ड्स वगैरह रखे हैं। ठीक है सर। अब सवाल आता है इसकी असेंबली के बारे में बताओ। इसकी असेंबली के बारे में बताओ तो असेंबली बस सिंपल सी बात है, आपकी जो ऑडिट फाइल है दैट शुड बी असेंबल्ड ऑन अ टाइमली बेसिस। आपने इसको टाइमली बेसिस पे असेंबल करना है आफ्टर द रिपोर्ट एंड इट इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। ठीक है सर। अब इसी के बारे में SQC1 ने गाइडेंस दे रखी है। सर क्या SQC1 फर्म पे लगता है? तो SQC1 कहता है जितनी भी फर्म्स हैं वो क्या बनाती है? PNP, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर अबाउट द असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल ऑन अ टाइमली बेसिस। अब मेरे से बच्चा आके कहता है इतना टाइमली बेसिस कर रहे हो तो कितने टाइम में करना है? मैंने कहा 60 डेज में। आपने कंप्लीट करनी है असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल इन नॉट मोर देन 60 डेज। 60 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। गॉट इट सर। अब सर 2 पॉइंट्स इसमें आए। अगर ये असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल है तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं। बताओ क्या नहीं कर सकते? सारे बदमाश बच्चे फटाफट चैट बॉक्स में बताओ क्या नहीं कर सकते। प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस दैट यू कांट डू। सर हम कुछ भी नया नहीं कर सकते, कुछ भी नया नहीं कर सकते। ना तो कोई नया प्रोसीजर कर सकते हैं, ना ही कोई नया कंक्लूजन निकाल सकते। कम ऑन, ना तो कोई नया प्रोसीजर करेंगे, ना ही जो एविडेंस ऑलरेडी इकट्ठा कर रखा है उस पर कोई कंक्लूजन निकालेंगे। ये दो नई चीजें नहीं कर सकते। बट क्या कर सकते हैं सर? आप ना चेंजेस कर सकते हो, और ये चेंजेस भी कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर वाले चेंजेस होने चाहिए। मैंने कहा कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं? सर डॉक्यूमेंट्स को आगे पीछे करना, इकट्ठा करना, रेफरेंसिंग करना, वो सब आप कर सकते हो। ठीक है सर। और बताओ आपने जो काम कंप्लीट किया उसके आखिरी में साइन कर दो कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन चेकलिस्ट। ठीक है सर। और बताओ जो डॉक्यूमेंटेशन काम का नहीं है उसको डिलीट कर सकते हो, डिलीशन ऑफ सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट। और आखिरी में कहता है जो एविडेंस आपने ले लिया है, डिस्कस कर लिया है और उसको अच्छे से कवर कर लिया है बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उसको डॉक्यूमेंट कर लो। So document the audit evidence obtained, discussed and agreed with the engagement team before the date of audit report. तो हमने इन चारों पॉइंट्स को कैसे याद किया सर? बड़ा सिंपल है।
जो आज की डेट में फोल्डर बनते हैं, फाइल बनती है, वो बनती है हार्ड डिस्क में नहीं, एसएसडी में। अब मार्केट बदल रही है, हार्ड डिस्क से लोग एसएसडी में मूव करें, तो यही एसएसडी वाले आप 4 पॉइंट ध्यान रखोगे। सबसे पहले क्या था? सॉर्टिंग, साइनिंग ऑफ, डिलीशन, एंड आखिरी में आ जाएगा डॉक्यूमेंटिंग द एविडेंस ऑलरेडी कलेक्टेड बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सर फाइलिंग का काम हो गया, फाइलिंग का काम हो गया, अब इसको रिटेन करना है। क्या मैं इस फाइल के किसी भी डॉक्यूमेंट को डिलीट और डिस्कार्ड कर सकता हूं? क्या मैं इसको रद्दी में बेच सकता हूं? नहीं, जब तक रिटेंशन पीरियड कंप्लीट नहीं होता आप इसको डिलीट और डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो ये कहता है आफ्टर द असेंबली इज कंप्लीटेड डोंट डिलीट, डोंट डिस्कार्ड एनी डॉक्यूमेंटेशन बिफोर एंड ऑफ रिटेंशन पीरियड। वो कितना है? एज पर एसक्यूसी 1 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। इजी इजी सर ये टॉपिक ना बहुत फैल गया, इसको फटाफट समरी रिवीजन करा दो। तो मैंने कहा ये लो समरी रिवीजन। समरी कहती है सिंपल सी बात है, आपने असेंबल करनी है ऑडिट फाइल, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, टाइमली बेसिस पे कंप्लीट होना चाहिए। इसके बारे में एसक्यूसी 1 ने का फर्म बनाएगी पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जो कहता है 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? कुछ नया नहीं कर सकते, नए प्रोसीजर नहीं, नए कंक्लूजन नहीं। क्या कर सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, दैट इज द एसएसडी स्क्वायर। इजी, क्रिस्टल इजी सर। अब रिटेंशन की अगर मैं बात करूं, डिलीट डिस्कार्ड मत करना बिफोर द एंड ऑफ रिटेंशन पीरियड, दैट इज 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। अब इसके बाद हम चले थे क्वेश्चन बैंक पे, आ जाओ फटाफट क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लेते, क्या क्या सीखा हमने। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके इस पार्ट से आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। सर ये तो केस स्टडी बेस्ड है, नाम का केस स्टडी बेस्ड है। लास्ट लाइन पढ़ो, एक्सप्लेन एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल एज पर एसए 230 एसक्यूसी 1 विच एवर इज रिक्वायर्ड। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर एस्पेक्ट्स ऑफ फाइल पूछ रहा है तो पूरा फाइल वाला टॉपिक पूछ लिया, यानी असेंबली की भी बात करनी है, रिटेंशन की भी बात करनी है, पूरे पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है सर। फिर अगला क्वेश्चन एमटीपी जेन 25 कहता है रिक्वायरमेंट्स बताओ असेंबली एंड रिटेंशन ऑफ ऑडिट फाइल। अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आपने सारी बातें लिखनी है, तो जो पूरे के पूरे टॉपिक पढ़ाया वो पूरा पूरा इसमें आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन 8 विच इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एक्चुअल में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये कह रहा है गाइड हर। अब गाइड किन चीजों पे करना है वो इस क्वेश्चन में छुपी हुई है। सबसे पहले कहता है ऑडिटर को लगता है टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन ऑन टाइमली बेसिस, तो यहां पे आपका जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन टाइमली बेसिस है उसके पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है सर। फिर ये कहता है कि उसको लगता है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट फाइल इज नॉट मोर देन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो आपने असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल के बारे में इसको गाइड करना है। अब दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या यहां पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लिखोगे? नहीं सर। जब तक पूरा का पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा असेंबली ऑफ फाइल पे, रिटेंशन पे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के बारे में नहीं लिखेंगे, एसएसडी स्क्वायर। और जब तक हमसे डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ना पूछे जाए तब तक हम नहीं लिखेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में तो डेफिनेटली हम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नहीं लिख रहे, हम बस इतना लिखेंगे कि आपने असेंबली कंप्लीट करनी है विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। आपने कुछ भी नया नहीं करना, ना तो नए कंक्लूजन निकालने हैं, ना नए प्रोसीजर करने हैं। ठीक है, बट आप बस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर सकते हो, उसके एग्जांपल्स लिखने की जरूरत नहीं है। डील डन सर। अब आओ क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 था क्लासिक क्वेश्चन, May 24। इसमें 4 बातें छुपी हुई हैं क्वेश्चन में, जल्दी से बताओ क्या क्या थी। पहली चीज, इसने अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी शुरू करी कब? सर जब इसने ऑडिट कंप्लीट कर लिया, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल कर रही थी, तब जाके इसने डॉक्यूमेंटेशन बनानी शुरू करी। कौन सा टॉपिक आएगा? प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन टाइमली बेसिस, उसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड थिंग, ये कहता है कि प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइल इन पेपर फॉर्म इज मैंडेटरी। पेपर और इलेक्ट्रॉनिक सर बोथ। तो इस वाले में आप क्या करोगे, जो ऑडिट फाइल की डेफिनेशन बताइए वो लिखोगे और बोलोगे गलत सोच है, पेपर फॉर्म भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट कहता है कंप्लीट द डॉक्यूमेंटेशन एंड असेंबली विद इन 3 months। 3 months थे या 60 days? 60 days, तो 60 days वाला प्रोविजन आएगा, फिर बोलोगे गलत। एंड लास्ट पॉइंट आएगा रिटेन्स द ऑडिट फाइल फॉर 4 years। 4 था या 7 years, तो आपने फिर रिटेंशन वाला पॉइंट लिखना है और बोलना 7 years के लिए होता है, अगेन गलत। तो ये चारों केसेस के साथ आप साथ में डील करके चलोगे। क्वेश्चन 9 हमारा हो गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये सीधा आपसे पूछ रहा है एग्जांपल ऑफ द चेंजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, तो आपने वही 4 एग्जांपल यहां पे लिख के चलने हैं। मित्रों क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? क्लियर है सर। तो हमारे सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक, मुझे बताओ क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी है? सर जिसने काम किया, यानी ऑडिटर की। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। यही सेम चीज हमने एसक्यूसी 1 में पढ़ी थी, बट मैं बताऊं ना, ऑडिटर का दिल इतना भी खराब नहीं है।
ऑडिटर इतना भी बुरा नहीं है, अगर क्लाइंट बोलेगा यार तेरी डेप्रिसिएशन की वर्किंग अच्छी लग रही है, तेरी इंटरेस्ट कैलकुलेशन की वर्किंग अच्छी लग रही है, तो ये थोड़े से एक्सट्रैक्ट उसको दे सकता है. He can at his discretion make the portions or extracts available to the client, but याद रहे क्लाइंट को दे रहा है, किसी और ऑडिटर को नहीं. आप ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रांच ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर को देगा, नहीं, ये क्लाइंट को दे सकता है. बट याद रहे इससे सवाल नहीं उठना चाहिए, इससे सवाल नहीं उठना चाहिए. दिस डिस्क्लोजर शुड नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म और अफेक्ट हिज इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट. ठीक है, तो ये जो आईसीएम एग्जांपल दे रखा है, कहता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कंपनी की प्रॉपर्टी है, कुछ भी कंपनी की नहीं, कंपनी के ऑडिटर की प्रॉपर्टी है. तो यहां आपका पूरा का पूरा ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एकदम डिटेल में कंप्लीट हो जाता है. हियर इट गेट्स ओवर. और आखिरी में सर एक छोटा सा सुविचार, सर क्या सक्सेस क्या है? सक्सेस क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज द सक्सेस? मैं बताऊं सक्सेस क्या है? हाँ सर, सक्सेस वो है जो चैन की नींद आपको रात को आती है. सक्सेस वो है जो चैन की नींद आपको रात को आती है जब आपके मन में एक फीलिंग आती है, सर क्या आज मैंने अपना बेस्ट दिया, आज मैंने बेस्ट दिया, आज मैंने दिन में जो भी टारगेट्स बनाए थे मैंने उनमें कोई काम चोरी नहीं करी, आई गिव माई बेस्ट. मैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा, मैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा, और जो मेरे लिए सबसे सही है, जो मेरे लिए सबसे सही है, जो मेरे फ्यूचर के लिए सबसे सही है, मैंने उसको प्रायोरिटाइज किया. तो मैं बताऊं ना, अभी आपका जो जीवन है, अभी आपका जो जीवन है उसमें एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, दैट इज योर स्टडीज. बेसिक्स चीजें साथ साथ चलती रहनी चाहिए. अच्छी नींद लो, अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, अच्छा खाना खाओ, हाइड्रेटेड रहो, ये सब बेसिक चीजें चलती रहनी चाहिए साथ साथ. बट द मेन प्रायोरिटी इज योर स्टडीज, बिकॉज ये जो टाइम है, दिस इज योर बेस्ट टाइम, दिस इज योर बेस्ट टाइम. अगर यहां पे प्रेजेंट में आप अच्छा फोकस करते हो तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बढ़िया हो जाएगा. तो सक्सेस वही है, रोज अपने प्लान बनाते जाओ, रोज उन टारगेट्स को पूरा करते जाओ और चैन की नींद लेते जाओ, ताकि फिर अगले दिन एक नई शुरुआत हो और फिर हम आगे बढ़ सके. तो मित्रों, यूं ही हंसते खेलते पढ़ते रहेंगे, क्योंकि किसी ने सही कहा है, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे रहेंगे. हैव एन ऑसम डे अहेड. हमें रही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते. कीप गोइंग ऑल ऑफ यू, टेक केयर.